बेसमेंट का वो अंधेरा कमरा अब और भी भारी लग रहा था। ऊपर लगे एक येलो बल्ब की रोशनी सीधा गौतम के चेहरे पर पड़ रही थी और उसके सामने व्हील चेयर पर बैठा बड़े साहब अभी अभी अपनी यादों से बाहर आया था। उसकी आंखें अब भी गौतम पर जमी हुई थी, जैसे वो किसी भूत को देख रहा हो, कोई ऐसा चेहरा जिसे वो भूलना चाहता था लेकिन भूल नहीं पाया। गौतम के चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस था, वही हल्की सी मुस्कान, जैसे पूरा खेल उसी के हिसाब से चल रहा हो। दूसरी तरफ व्हाइट डेविल थोड़ा बेचैन खड़ा था। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और इरिटेशन साफ दिख रहा था, क्योंकि जो कुछ उसके सामने हो रहा था वो उसके प्लान से बिल्कुल अलग था। बड़े साहब, आखिर ये सब चल क्या रहा है? प्लीज मुझे बताइए, ये आदमी कौन है? व्हाइट डेविल की आवाज में बेचैनी थी, लेकिन बड़े साहब ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें बस गौतम पर टिकी रहीं, जैसे वो उसकी आंखों के अंदर कुछ ढूंढ रहा हो। उसके होंठ हल्के से कांपे और वो धीरे से बड़बड़ाया, मैं इन आंखों को कभी नहीं भूल सकता। यही वो आंखें हैं जिन्होंने मुझे इतनी गहरी चोट दी थी। आज इन्हें देखकर मेरे पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। उसके शब्दों में दर्द था, गुस्सा था और एक ऐसा डर भी था जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। व्हाइट डेविल और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। बड़े साहब, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक आम इंसान है। ये सुनते ही बड़े साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पहली बार व्हाइट डेविल की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि व्हाइट डेविल एक पल के लिए खुद भी पीछे हट गया। शट अप! तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? जिसे तुम आम इंसान समझ रहे हो वो कोई आम इंसान नहीं है। व्हाइट डेविल अब भी अपने घमंड में था। उसने हल्का सा हंसते हुए जवाब दिया, मैं जानता हूं बड़े साहब, शायद आपको भी न्यूज मिली होगी। ये वही गौतम है जिसने बिजन मलिक का एम्पायर खत्म किया था, लेकिन उस वक्त इसके पास पूरी फोर्स थी। यहां ये बिल्कुल अकेला है। ये सुनते ही बड़े साहब की आंखें और फैल गईं। उसका चेहरा शौक और गुस्से से भर गया। क्या बिजन का एम्पायर इसने खत्म किया और उसके बावजूद तुम इसे यहां ले आए? तुम इसे अकेला समझने की भूल मत करो। यह अकेला ही पूरी आर्मी के बराबर है। व्हाइट डेविल अब सच में कंफ्यूज्ड हो गया था। उसकी समझ से बाहर हो चुका था कि आखिर ये गौतम है कौन। तभी गौतम हल्का सा हंसा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। ठीक कहा तुमने व्हाइट डेविल, मैं एक आम इंसान ही हूँ, लेकिन एक आम इंसान की ताकत क्या होती है ये बड़े साहब 3 साल पहले देख चुके हैं। उसके शब्द सीधे व्हाइट डेविल के दिमाग में गूंजे। व्हाइट डेविल इरिटेट हो गया। उसका सब्र टूटने लगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये गौतम असल में है कौन? बड़े साहब ने गहरी सांस ली और फिर गंभीर नजरों से गौतम को देखते हुए बोला, यही है वो जिसकी वजह से मेरा भाई जयदेव मरा, जिसकी वजह से मेरा करोड़ों का कंसाइनमेंट जलकर राख हो गया। 3 साल पहले किसी ने मुझ पर अटैक किया था और मेरी ये हालत कर दी कि आज मैं इस व्हील चेयर का गुलाम बनकर रह गया हूं। ये सुनते ही व्हाइट डेविल का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में शौक साफ दिख रहा था। क्या ये आप क्या कह रहे हैं बड़े साहब? बड़े साहब इरिटेट हो गया। उसने दांत भींचते हुए जवाब दिया, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। व्हाइट डेविल अब भी समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। तो इसका मतलब गौतम पुलिस से है? बड़े साहब ने तुरंत उसकी बात काट दी। उसकी आवाज सख्त थी, नहीं, ये ना पुलिस से है, ना किसी स्पेशल फोर्स से और ना ही अंडरवर्ल्ड से। इसकी अपनी खुद की आर्मी है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब तक इसकी आर्मी यहां पहुंचने वाली होगी। ये सुनते ही व्हाइट डेविल के चेहरे पर फिर से कॉन्फिडेंस आ गया। उसने तुरंत जवाब दिया, जैसे वो खुद को कन्विंस कर रहा हो, आप परेशान मत होइए बड़े साहब, यहां हमारे आदमी हर तरफ फैले हुए हैं। इस आइलैंड को चारों तरफ से समंदर ने घेरा हुआ है। चाहे आसमान से कोई आए या पानी से, हमारे फाइटर्स उसे वहीं खत्म कर देंगे। इस जमीन पर पैर भी नहीं रखने देंगे। गौतम ने यह सुनकर हल्का सा हंसा। उसकी हंसी में मजाक भी था और वार्निंग भी। तुम दोनों की इंटेलिजेंस की मैं दाद देता हूँ, लेकिन शायद तुम लोग इतने भी इंटेलिजेंट नहीं हो। व्हाइट डेविल की भौहें सिकुड़ गईं। वो घूर कर गौतम को देखने लगा। क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ मेरी कोई आर्मी आने वाली है, जैसे बिजन के आइलैंड पर आई थी, तो तुम गलत हो।
उसने थोड़ा आगे झुककर व्हाइट डेविल और बड़े साहब दोनों की आंखों में देखा। उसकी आवाज अब और भी ठंडी और कॉन्फिडेंट हो गई। मैं यहाँ अकेला हूं और तुम लोगों के लिए अकेला ही काफी हूं। बेसमेंट का वो अंधेरा कमरा अब और भी भारी हो चुका था। ऊपर जलता हुआ एक पीला बल्ब लेकिन हल्की चुभने वाली रोशनी फैला रहा था जो सीधे गौतम के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके हाथ कुर्सी से बंधे हुए थे लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। उसकी आंखें शांत थीं, गहरी थीं और उनमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जो सामने खड़े हर इंसान को असहज कर दे। व्हाइट डेविल उसके सामने खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, चेहरे पर गुस्सा और डिसबिलीफ एक साथ था। उसे अब भी यह बात हजम नहीं हो पा रही थी कि गौतम जैसा इंसान, वो भी अकेला, उसके इतने बड़े खेल को चुनौती दे सकता है। बड़े साहब व्हील चेयर पर बैठा था लेकिन उसकी आंखों में जो उथल पुथल चल रही थी वो साफ दिख रही थी। वो गौतम को ऐसे देख रहा था जैसे कोई पुराना डर अचानक सामने आ खड़ा हुआ हो। तभी व्हाइट डेविल चिढ़ते हुए बोला, तुम खुद को क्या समझते हो गौतम? तुम यहाँ मेरे चंगुल में हो, मेरे आदमियों से घिरे हुए, और फिर भी ऐसे बात कर रहे हो जैसे पूरा खेल तुम्हारे कंट्रोल में हो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम किससे टकरा रहे हो? ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये मेरा इलाका है, मेरा रूल चलता है यहाँ। व्हाइट डेविल की आवाज भारी होती जा रही थी। वो धीरे धीरे गौतम के और करीब आ गया, उसकी आंखों में सीधा देखता हुआ जैसे उसे तोड़ देना चाहता हो। उसके चेहरे की नसें खिंच चुकी थीं, गुस्सा उसके हर शब्द में दिख रहा था। मुझे अच्छे से पता है कि मैं किससे टकरा रहा हूं। फर्क बस इतना है कि तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि तुम किससे टकरा रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुमने मुझे यहां लाकर जीत हासिल कर ली है, लेकिन असल में तुम खुद उस खेल में फंस चुके हो जिसका अंजाम तुम समझ भी नहीं सकते। गौतम की आवाज बिल्कुल स्टडी थी। उसके शब्द न तेज थे न धीमे, लेकिन हर एक शब्द जैसे सीधे व्हाइट डेविल के अंदर उतर रहा था। उसकी हल्की सी मुस्कान व्हाइट डेविल को और ज्यादा भड़का रही थी। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस मुझे इरिटेट कर रहा है। तुम बंधे हुए हो, तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है, कोई आदमी नहीं है, फिर भी तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम ही यहां बॉस हो। ये ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा गौतम। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये क्लैरिटी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अंधेरे में जीते हो और मैं चीजों को साफ देखता हूं। तुम्हें लगता है कि पावर सिर्फ बंदूक और आदमियों से आती है, लेकिन असली पावर दिमाग से आती है, और वो तुम्हारे पास है ही नहीं। ये सुनते ही व्हाइट डेविल की मुट्ठी और कस गई। उसकी सांसें और तेज हो गईं, जैसे वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हो। तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। शुरुआत में बहुत बोलते हैं, बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन आखिर में घुटनों पर आकर भीख मांगते हैं, और तुम्हारा भी वही हाल होगा। शायद तुम्हें ऐसे ही लोग मिले होंगे, इसलिए तुम्हें लगता है कि हर कोई वैसे ही होगा, लेकिन हर कहानी का एंड एक जैसा नहीं होता व्हाइट डेविल। कुछ कहानियां तुम्हारे जैसे लोगों के अंत के लिए भी लिखी जाती हैं। दोनों के बीच की ये बहस अब और गहरी होती जा रही थी। कमरे का माहौल गर्म हो चुका था। व्हाइट डेविल की आंखों में अब सीधा खून उतर आया था। तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे गौतम, ये मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं। तुम्हारा अंत यही होगा, और ऐसा होगा कि लोग सालों तक याद रखेंगे। तुम ये बात मुझे नहीं, खुद को समझा रहे हो, क्योंकि अंदर से तुम भी जानते हो जो रास्ता तुमने चुना है उसका अंजाम क्या होता है। तुम जितना भागोगे उतना ही जल्दी गिरोगे। व्हाइट डेविल अब सच में अपना आपा खोने वाला था। वो गौतम के बिल्कुल पास आ गया, जैसे अभी उसका गला पकड़ लेगा। तभी बड़े साहब की आवाज गूंजी, और इस बार पहले से भी ज्यादा भारी थी। बस! उसे एक शब्द ने पूरे कमरे को रोक दिया। व्हाइट डेविल वहीं थम गया। उसने पलटकर बड़े साहब की तरफ देखा। बड़े साहब की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें जलता हुआ बदला था। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा भाई जयदेव, मेरी ताकत, मेरा नाम, सब कुछ। तुम्हारा भाई तुम्हारे ही हाथों मरा था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुमने ही उसे उस रास्ते पर धकेला था जहां से उसका वापस आना नामुमकिन था। ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा था, और तुम आज भी वही गलती दोहरा रहे हो। ये सुनते ही बड़े साहब का चेहरा और लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। वो तेरे देश की जमीन थी जहां तूने चाल चली, लेकिन ये मेरा अंपायर है, यहां मेरा रूल चलता है, और आज चाहे आज मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, मैं तुझे यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। साम्राज्य? इसे तुम साम्राज्य कहते हो? ये एक गंदा जाल है जहां तुम लोगों की जिंदगी से खेलते हो। ड्रग्स बेचते हो, लोगों को अंदर से खोखला कर देते हो, ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते हो,
इंसानों को सामान समझते हो। ये कोई एम्पायर नहीं है, ये एक सड़ा हुआ सिस्टम है और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसकी आवाज अब और ठोस हो चुकी थी। जिस तरह बिजन मलिक का आइलैंड गिरा था उसी तरह ये आइलैंड भी गिरेगा और इस बार कोई बचाने भी नहीं आएगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। नहीं व्हाइट डेविल, ये कर सकता है। मैंने इसे देखा है। ये वैसा ही है जैसा दिखता नहीं है, इसलिए इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दो। खत्म तो मैं इसे करूंगा ही, लेकिन आसान मौत नहीं दूंगा। इसे तोड़ूंगा, इसकी हर उम्मीद को खत्म करूंगा, फिर इसे मारूंगा। वो गौतम के और करीब आया। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। पूरी दुनिया जानती है कि तुम एक क्रिमिनल हो। तुम्हारी कंपनी अब मेरी है, तुम्हारा नाम मिट चुका है और तुम्हारा परिवार, वो भी ज्यादा दिन नहीं बचेगा। गौतम के चेहरे पर अब भी वही काम स्माइल थी, जैसे ये सब उसके लिए मायने ही नहीं रखता। तभी दरवाजे की तरफ से कदमों की आवाज आई। पाब्लो अंदर आया। उसकी चाल तेज थी, चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। पाब्लो, तुम यहां? अभी तो मेरी तुमसे बात हुई थी। हाँ साहिबा, मैं स्टीमर से सीधा यहां गया। इतनी जल्दी क्यों? और कंसाइनमेंट कहां है? कंसाइनमेंट छोड़ना पड़ा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं उसी की न्यूज देने आया हूं। कौन सी प्रॉब्लम? आप जल्दी टीवी ऑन कीजिए, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? मेरा कंसाइनमेंट कहां है? आप चिंता मत कीजिए बड़े साहब, पहले मैं देखता हूं पाब्लो क्या कह रहा है। व्हाइट डेविल ने जल्दी से टीवी ऑन किया। स्क्रीन पर न्यूज फ्लैश हो रही थी। उसकी नजर जैसे ही स्क्रीन पर गई, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसके हाथ हल्के से कांपे, सांस अटक गई और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखा। और उसी पल गौतम के चेहरे पर एक गहरी कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन वो खामोशी तूफान से पहले वाली खामोशी थी। आखिर व्हाइट डेविल ने टीवी पर ऐसा क्या देख लिया था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी? क्या बाजी एक बार फिर गौतम के हाथ में जाने वाली थी? क्या बड़े साहब गौतम से बदला लेने में कामयाब होगा? बेसमेंट का वो अंधेरा कमरा अब और भी ज्यादा हैवी और दबाव भरा हो चुका था। टीवी की तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी, जिससे हर चेहरे का हर छोटा बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। व्हाइट डेविल स्क्रीन के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आंखें फैली हुई थी, जैसे वो हर फ्रेम को अपने अंदर घुसाकर समझ लेना चाहता हो। लेकिन जितना वो देख रहा था, उतना ही उसका दिमाग कंफ्यूज्ड होता जा रहा था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, जिसे देखकर व्हाइट डेविल के माथे पर पसीने की हल्की बूंदें उभर आई थी, जो उसकी खराब हालत का साफ सबूत थी। बड़े साहब व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसका शरीर थोड़ा आगे झुका हुआ था। उसकी उंगलियां चेयर के आर्मरेस्ट को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे वो अपने अंदर उठ रहे तूफान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। वहीं गौतम उसी कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही कॉन्फिडेंस था जो हर बार व्हाइट डेविल को अंदर तक चुभ जाता था। तभी रिपोर्टर की आवाज आई। प्रोड्यूसर रोहित त्रिवेदी के मर्डर का असली कातिल अब सबके सामने आ चुका है। हाल ही में हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिली है, उसी होटल की जहां रोहित त्रिवेदी का मर्डर हुआ था। इस फुटेज में कातिल का चेहरा साफ साफ देखा जा सकता है। रिपोर्टर की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और हर शब्द व्हाइट डेविल के कानों में हथौड़े की तरह लग रहा था। उसकी नजरें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी, जैसे अगर उसने एक पल के लिए भी नजर हटाई तो सब कुछ और बिगड़ जाएगा। अगले ही पल टीवी पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। कैमरा होटल के कॉरिडोर का था। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि व्हाइट डेविल खुद रोहित के रूम की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम स्टेडी थे, चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस था जो अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके पीछे पाब्लो भी था, लेकिन उसका चेहरा शैडो में छुपा हुआ था। कुछ सेकंड्स बाद रोहित कॉरिडोर में आता हुआ दिखाई दिया और अपने रूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वही डोर खुला और व्हाइट डेविल बाहर निकला। उसके कोट पर खून के छींटे साफ नजर आ रहे थे, जो अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा प्रूफ बन चुके थे। उसके पीछे पाब्लो भी था, लेकिन उसका चेहरा अब भी छुपा हुआ था। ये फुटेज देखते ही व्हाइट डेविल का शरीर जैसे जम गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसकी आंखों में पहली बार साफ डर दिखाई दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये फुटेज यहां कैसे आई? किसने किया ये सब? ये पॉसिबल ही नहीं है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैनिक अब बाहर आने लगा था। हमें यह भी पता चला है कि जिस मिस्टर हार्मन ने
इल्यूमिनेट सिनेमास के एसेट्स और प्रॉपर्टीज खरीदे थे, वही असल में रोहित त्रिवेदी के कातिल हैं। और हमारे अननोन सोर्सेस के मुताबिक हारमन का असली नाम व्हाइट डेविल है। ये सुनते ही व्हाइट डेविल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें और फैल गईं, जैसे वो किसी डरावने ट्रैप में फंस गया हो जिससे वो निकल नहीं पा रहा था। व्हाइट डेविल एक बड़ा गैंगस्टर है जो पिछले 35 सालों से गोवा में रहकर ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इलीगल बिजनेस चला रहा है। बड़े साहब की पकड़ व्हीलचेयर पर और कस गई। उसके चेहरे पर शौक के साथ साथ एक गहरी टेंशन भी दिखाई देने लगी। और ये भी जानकारी मिली है कि व्हाइट डेविल अंडरवर्ल्ड के एक बड़े नाम बड़े साहब के लिए काम करता है, जो पिछले कई सालों से इस देश से फरार है। हमारे सोर्सेस के मुताबिक लगभग 3 साल पहले कुछ लोगों ने बड़े साहब को अरेस्ट करवाया था, लेकिन वो विकलांग होने के बावजूद भी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया और तब से आज तक पकड़ा नहीं गया है। ये सुनते ही बड़े साहब की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी एक साथ उभर आए। हाल ही में रोहित त्रिवेदी के मर्डर के आरोप गौतम राठौर पर लगाए गए थे, जो एक सम्मानित व्यक्तित्व हैं और एक साइंटिस्ट भी हैं। इस नई फुटेज के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि गौतम राठौर इस मामले में निर्दोष हैं। ये सुनते ही गौतम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में एक चमक उभरी, जैसे कोई प्लान परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया हो। हालांकि गौतम राठौर को हाल ही में पुलिस कस्टडी से कुछ अज्ञात लोगों द्वारा किडनैप कर लिया गया था। पहले शक था कि उन्होंने खुद अपने भागने की साजिश रची है, लेकिन अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके पीछे व्हाइट डेविल और बड़े साहब का हाथ हो सकता है। ये सुनते ही व्हाइट डेविल पूरी तरह से बौखला गया। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने होटल में जाने से पहले सारे सीसीटीवी कैमरास बंद करवा दिए थे, फिर ये फुटेज मीडिया तक कैसे पहुंच गई? ये किसने किया? वो टीवी के पास गया जैसे उसे तोड़ देगा, लेकिन उसके हाथ हवा में ही रुक गए। उसकी उंगलियां कांप रही थी और उसका चेहरा अब डर और गुस्से का मिक्स बन चुका था। किसने किया ये सब? कौन है जो मेरे पीछे पड़ा है? किसने फुटेज निकाली? उसके शब्द अब बिखरने लगे थे, जैसे उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका हो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी व्हाइट डेविल। तुमने जो खेल शुरू किया था, अब वही खेल तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया है। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसके अंदर भी डर था जिसे वो छुपा नहीं पा रहा था। नहीं बड़े साहब, मैं सब संभाल लूंगा। मैं मीडिया को कंट्रोल कर लूंगा। मैं सबूत मिटा दूंगा। मैं विटनेसेस गायब करवा दूंगा। कोई भी मुझे छू नहीं सकता। उसकी आवाज अब डेस्परेट हो चुकी थी। वो खुद को ही कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। व्हाइट डेविल ने अचानक गौतम की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में शक, गुस्सा और डर तीनों थे। तुमने किया ये सब? तुम ही हो इसके पीछे? एक पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया, जैसे टाइम रुक गया हो, और उसी खामोशी में गौतम की धीमी गहरी हंसी गूंजी। वो हंसी ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने व्हाइट डेविल को अंदर तक झटका दे दिया। व्हाइट डेविल के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया। उसकी सांसें और तेज हो गईं। हंस क्यों रहा है? क्या समझता है खुद को? ये सब खत्म नहीं हुआ है। मैं अभी भी सब बदल सकता हूं। उसकी आवाज अब पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही थी। उसमें दरार साफ सुनाई दे रही थी। बड़े साहब अब भी गौतम को देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ आ गई थी, जैसे वो इस पूरे खेल को अब क्लियरली देख पा रहा हो। ये खेल अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहा व्हाइट डेविल। तुमने जिसे फंसाने की कोशिश की थी, वो तुमसे कई कदम आगे है। बेसमेंट का माहौल अब पहले से भी ज्यादा हैवी और दबाव भरा हो चुका था। टीवी की स्क्रीन पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज अभी भी कमरे में चमक रही थी, लेकिन अब किसी की नजर उस पर नहीं थी। व्हाइट डेविल की सांसें तेज थीं। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंधी हुई थी कि उसकी उंगलियों के जॉइंट्स सफेद पड़ गए थे। उसके चेहरे पर शौक, गुस्सा और अंदर ही अंदर उठती हुई बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। बड़े साहब व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि जलता हुआ गुस्सा था। उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर धीरे धीरे थपथपा रही थी, जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। गौतम उसी तरह कुर्सी से बंधा हुआ बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी और उसके होठों पर वही कॉन्फिडेंट मुस्कान, जैसे इस पूरे खेल का हर मोड़ उसने पहले ही लिख रखा हो। ये सब क्या तमाशा बना दिया है तुमने व्हाइट डेविल। तुम्हारी एक गलती ने आज मेरा नाम फिर से दुनिया के सामने ला दिया। इतने सालों की मेहनत, इतने सालों तक छुपकर बनाया हुआ एम्पायर, सब कुछ तुमने एक झटके में दांव पर लगा दिया। बड़े साहब की आवाज भारी थी, लेकिन हर शब्द में जहर भरा हुआ था। उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो चुका था। व्हाइट डेविल उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। वो बस खड़ा था,
सिर थोड़ा झुकाए हुए, लेकिन उसकी मुट्ठियां अब भी कसी हुई थी। तुम्हें लगता था तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें लगता था तुम इस खेल के मास्टर हो। देख लिया ना नतीजा, तुमने अपनी चालाकी में खुद को ही फंसा लिया, और अब सिर्फ तुम नहीं, मैं भी इस आग में खिंच गया हूं। व्हाइट डेविल के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गईं, लेकिन उसने बड़े साहब को कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर रही थी, जैसे वो अभी भी अपने अंदर हार मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक उस भारी माहौल को चीरती हुई गौतम की धीमी लेकिन गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। वो हंसी न ज्यादा तेज थी, ना ही बनावटी, लेकिन उसमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जिसने पूरे कमरे की हवा बदल दी। व्हाइट डेविल, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जितनी चालाकी तुमने दिखाई थी, उतनी तेजी से वो तुम्हारे खिलाफ मुड़ गई। अब ये खेल तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। व्हाइट डेविल ने तुरंत अपनी नजर गौतम पर टिकाई। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। वो धीरे धीरे गौतम की तरफ बढ़ा। खेल खत्म हो गया। तुम सच में ऐसा सोचते हो गौतम? तुम्हें लगता है कि सिर्फ कुछ फुटेज सामने आने से मैं खत्म हो जाऊंगा? तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो? उसने गौतम के सामने आकर ठहरते हुए उसे घूरा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये बस शुरुआत है। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी कंपनी इल्यूमिनेट सिनेमाज अब मेरे नाम पर है। अगर मैं डूबूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ डुबो कर ले जाऊंगा। तुम कहीं भी बच नहीं पाओगे। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी इल्यूमिनेट सिनेमाज छीनी है। धीरे धीरे तुम्हारे बाकी सारे बिजनेस भी खत्म कर दूंगा, तुम्हारे हर सपने को तोड़ दूंगा। उसके बाद तुम्हारे परिवार को भी नहीं छोड़ूंगा, और आखिर में तुम्हें। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में खतरनाक इरादा साफ था। कमरे में खड़े गनमैन भी एक पल के लिए शांत हो गए, जैसे इस कन्फ्रंटेशन की गंभीरता को महसूस कर रहे हों। गौतम ने उसकी सारी बातें बड़े आराम से सुनी। उसके चेहरे पर न डर था न गुस्सा, बस वही हल्की सी मुस्कान। इंसान जानवर पाल सकता है, लेकिन गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। व्हाइट डेविल, तुम अब भी उसी गलतफहमी में जी रहे हो। तुम्हें सच में लगता है कि इल्यूमिनेट सिनेमास के मालिक तुम हो? व्हाइट डेविल के आईब्रोज सिकुड़ गईं। तुम भूल गए क्या हुआ था ऑक्शन में? पूरी दुनिया के सामने मैंने तुम्हारा सर झुका दिया था। जब मैंने इल्यूमिनेट सिनेमाज खरीदी थी, तब तुम सिर्फ खड़े देखते रह गए थे। क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं? गौतम ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे उसे वो मोमेंट याद आ गया हो, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे सब याद है, लेकिन शायद तुम्हें एक चीज याद नहीं है। तुम्हें एक बार पेपर्स चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि जिस तरह तुम एक फेक आइडेंटिटी के साथ दुनिया के सामने घूम सकते हो, उसी तरह वो ऑक्शन भी फेक हो सकता है। ये सुनते ही व्हाइट डेविल का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे उसे अचानक किसी बहुत बड़े खतरे का एहसास हुआ हो। क्या आप बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं करता, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। और सच यह है कि जिस चीज को तुम अपनी जीत समझ रहे हो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। व्हाइट डेविल ने तुरंत मुड़कर जोर से आवाज लगाई, पाब्लो, पेपर्स लेकर आओ, अभी क्या अभी। पाब्लो तुरंत आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर भी टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। वो जल्दी से कमरे से बाहर गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ व्हाइट डेविल की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ ही पलों बाद पाब्लो वापस आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने बिना कुछ बोले वो फाइल व्हाइट डेविल के हाथ में रख दी। व्हाइट डेविल ने जल्दी जल्दी फाइल खोली। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने पेपर्स को तेजी से पलटना शुरू किया। उसकी आंखें हर लाइन को पढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह फैल चुकी थीं। उसके होंठ हल्के से खुले रह गए थे, जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। आखिर उन पेपर्स में क्या था? क्या सच में वो ऑक्शन नकली था? दुनिया के सामने गौतम की बेगुनाही साबित होने पर व्हाइट डेविल अब क्या करने वाला था? बेसमेंट का माहौल अब पहले से भी ज्यादा भारी और घुटन भरा हो चुका था। हवा जैसे थम गई थी और कमरे में मौजूद हर इंसान के दिल की धड़कनें उस खामोशी में साफ सुनाई दे सकती थी। टीवी की स्क्रीन पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज अब भी फ्लिकर कर रही थी, लेकिन अब किसी की नजर उस पर टिक नहीं रही थी। व्हाइट डेविल के हाथ में वो फाइल थी और उसकी उंगलियां उस फाइल को इतनी कसकर पकड़े हुए थी कि उसकी नकल्स सफेद पड़ चुकी थी। उसकी आंखें एक एक पेज को ऐसे पढ़ रही थी जैसे हर लाइन के अंदर छुपा हुआ सच उसे जिंदा निगलने वाला हो। बड़े साहब व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा अब भी जल रहा था।
लेकिन उस गुस्से के पीछे एक गहरी बेचैनी और कंट्रोल खोने का डर भी साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ गौतम उसी कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में वही स्थिर कॉन्फिडेंस और होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे ये पूरा खेल उसी की चाल पर चल रहा हो। ये क्या है? ये तो इल्यूमिनेट सिनेमास के एसेट्स और प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर पेपर्स ही नहीं है, ये कुछ और है। असली पेपर्स कहां गए? उसकी आवाज में छुपी हुई घबराहट अब साफ सुनाई देने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी फिर से पेजेस पलटने शुरू किए, जैसे उसे उम्मीद हो कि अगले ही पेज पर उसे वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो उसे चाहिए थे। लेकिन हर पलटते हुए पेज के साथ उसका चेहरा और ज्यादा सख्त होता जा रहा था। उसकी आंखों में शौक की गहराई बढ़ती जा रही थी और उसके हाथों की हल्की कपकपी अब छुप नहीं रही थी और उसकी सांसें अनजाने में तेज हो चुकी थी। ये पॉसिबल नहीं है, ये सब गलत है। ये वो पेपर्स नहीं है जो मेरे पास थे। ये सब किसने बदला? कैसे बदला? अब उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों मिल चुके थे। उसकी नजरें फाइल से हटकर एक पल के लिए गौतम पर टिक गईं, जैसे वो उसी से जवाब छीन लेना चाहता हो। कमरे में खड़े गनमैन भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें भी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आने लगी हो। असली पेपर्स तो तब होंगे ना जब वो कभी बने हों। गौतम की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें जो कॉन्फिडेंस था उसने व्हाइट डेविल के अंदर की जमीन हिला दी। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान बनी रही और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर रिएक्शन पहले से जानता हो। उसके शब्दों का असर कमरे में खड़े हर आदमी पर हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा व्हाइट डेविल पर, जिसकी आंखों में अब बेचैनी साफ दिखने लगी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बोलो गौतम, ये सब क्या चल रहा है? व्हाइट डेविल एक कदम आगे बढ़ा। उसके कदमों में गुस्सा था, लेकिन उसके अंदर एक डर भी था, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजरें गौतम पर जमी हुई थी और उसका पूरा ध्यान अब सिर्फ उसी जवाब पर था जो उसे गौतम से मिलना था। गौतम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में चमक बढ़ी और अगले पल उसका ध्यान कहीं और चला गया, जैसे उसके दिमाग में कोई पुरानी याद पूरी क्लैरिटी के साथ सामने आ गई हो। कुछ दिन पहले आधी रात का समय था। 5 स्टार होटल का 12th फ्लोर पूरी तरह शांत था। कमरे की बालकनी में सिर्फ गहरा अंधेरा था, जैसे पूरी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है। ठंडी हवा तेज चल रही थी, जो उस खामोशी को और ज्यादा ठंडा और खतरनाक बना रही थी। रोहित रेलिंग से सटा हुआ बैठा था। उसका शरीर लगातार कांप रहा था। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थीं और उसके हाथों पर हल्की सूजन साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कुछ देर पहले ही उसने मौत को बहुत करीब से महसूस किया हो। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में वो खौफ था जो इंसान तब महसूस करता है जब उसे अपनी जिंदगी खतरे में नजर आती है। उसके सामने अंजलि खड़ी थी, निंजा ड्रेस में। उसका चेहरा आधा शैडो में छुपा हुआ था, जिससे उसकी प्रेजेंस और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें शार्प थीं और उनमें एक ठंडी सख्ती थी, जैसे वो किसी भी वक्त बिना हिचकिचाहट के एक्शन ले सकती हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि वो पूरी तरह अलर्ट है और किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी है। उसके बगल में गौतम खड़ा था, पूरी तरह शांत और कंट्रोल में, जैसे ये सब उसके लिए कोई नई या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ना हो, बल्कि पहले से सोचा हुआ एक प्लान हो जो अब धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा हो। गौतम, आखिर तुम चाहते क्या हो? ये सब चल क्या रहा है? तुम मुझे फंसा क्यों रहे हो? रोहित की आवाज कांप रही थी। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन डर उस पर हावी हो चुका हो। उसकी आंखों में डर के साथ साथ कंफ्यूजन भी था और वो बार बार गौतम के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे समझना चाहता हो कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तुमने मुझ पर फ्रॉड का केस किया है। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी डिमांडेड अमाउंट नहीं देता हूं तो आखिर में तुम क्या कर सकते हो? गौतम की आवाज स्टेडी थी, जैसे वो किसी बिजनेस डील की बात कर रहा हो। मैं इल्यूमिनेट सिनेमास के एसेट्स और प्रॉपर्टीज पर क्लेम करूंगा। मैं कोर्ट में जाऊंगा और लीगली सब कुछ अपने नाम करवा लूंगा। रोहित ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में अब भी डर साफ था। उसके शब्दों में मजबूरी झलक रही थी, जैसे वो ये सब कहना नहीं चाहता था, लेकिन हालात उसे मजबूर कर रहे थे। एग्जैक्टली, तो तुम्हें वही करना है। रोहित ने चौंक कर गौतम की तरफ देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए और चौड़ी हो गईं, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही ना हो रहा हो कि उसने सही सुना है। क्या मतलब? तुम खुद चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी पर क्लेम करूं?
गौतम ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब एक अलग ही सीरियसनेस थी और उसके चेहरे का काम अब और भी गहरा हो गया था, जैसे वो इस पल का काफी पहले से इंतजार कर रहा हो। तुम्हें इल्यूमिनेट सिनेमास को उस हालत तक ले जाना है जहां उसका ऑक्शन हो, और मैं चाहता हूं कि तुम खुद उसका ऑक्शन करवाओ। ये सुनते ही अंजलि ने हल्का सा सिर घुमाकर गौतम की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए सरप्राइज जरूर था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और कुछ नहीं कहा, जैसे उसे गौतम पर पूरा भरोसा हो कि वो जो कर रहा है सोच समझकर कर रहा है। लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम खुद अपनी कंपनी क्यों डुबाना चाहते हो? रोहित अब भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसका दिमाग इस प्लान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और उसके चेहरे पर वही कंफ्यूजन बार बार उभर रहा था। मुझे वो नाम चाहिए जो मेरे और मेरी फैमिली के पीछे खड़ा है। तुम पाब्लो की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि पाब्लो के ऊपर भी कोई है और वो इतनी आसानी से सामने नहीं आने वाला। उसकी आवाज अब थोड़ी भारी हो गई थी। उसकी आंखों में सीरियसनेस और फोकस साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो किसी बहुत बड़े और गहरे खेल की बात कर रहा हो। अगर उसकी मुझसे पर्सनल दुश्मनी है तो वो मेरी बर्बादी अपनी आंखों से देखना चाहेगा, और यही एक तरीका है उसे बाहर लाने का। रोहित कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी नजरें नीचे झुक गईं और वो गहरी सोच में चला गया, जैसे वो इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगर पाब्लो को मुझ पर शक हो गया तो वो तुम्हें मार देगा। गौतम का जवाब सीधा और ठंडा था। उसमें ना कोई हिचकिचाहट थी, ना कोई इमोशन। रोहित के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया और उसकी आंखों में डर और गहरा हो गया, जैसे उसे अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही हो। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये जो मेरे साथ खड़ी है, ये तुम्हें अभी इसी बालकनी से नीचे फेंक देगी। दोनों ही सिचुएशंस में तुम्हारी मौत तय है, लेकिन अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो शायद तुम अपनी जिंदगी बचा सको। रोहित के चेहरे पर डर और बढ़ गया। उसकी सांसें और तेज हो गईं और उसने खुद को संभालने के लिए एक गहरी सांस ली। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और ये बात अब उसे भी साफ समझ में आ चुकी थी। ठीक है, मैं करूंगा जो तुम कहोगे। गौतम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे यही उम्मीद थी। गुड, फिर आज मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श रहा हूं। इतना कहकर गौतम मुड़ा और अंजलि के साथ रूम से बाहर निकलने लगा। पूरे होटल में अभी भी अंधेरा था और बिजली अब तक वापस नहीं आई थी। कॉरिडोर में सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल रही थी जो हल्की रोशनी दे रही थी, और उस रोशनी में दोनों की परछाइयां लंबी होकर पीछे खिंच रही थी। रूम से बाहर आते ही अंजलि ने गौतम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सवाल था और वो जवाब जानना चाहती थी। गौतम, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मास्टरमाइंड सामने आएगा? मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि वो जरूर आएगा। लेकिन उसकी तुमसे दुश्मनी क्या हो सकती है? ये तो मुझे उससे मिलकर ही पता चलेगा। चलते चलते गौतम ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा कैमरा निकाला और लॉबी के कोने में ऊपर की तरफ चिपका दिया। उसकी हर मूवमेंट कैलकुलेटेड थी, जैसे वो पहले से हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार हो। ये क्या है? स्पाई कैमरा। क्यों? अगर हम इस होटल की सीसीटीवी बंद कर सकते हैं तो हमारा दुश्मन भी उतना ही स्मार्ट है, वो भी ऐसा कर सकता है। अगर कल को रोहित के साथ कुछ हुआ और ब्लेम हम पर आए तो कम से कम हमारे पास प्रूफ तो होगा। अंजलि ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अब कॉन्फिडेंस था और उसे गौतम की प्लानिंग पर पूरा भरोसा हो चुका था। सच में गौतम, तुम्हारा दिमाग नेक्स्ट लेवल है। लेकिन ये ऑक्शन वाला प्लान रिस्की है, इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने प्रॉब्लम से डरना नहीं सीखा। आई नो ये रिस्की है, इससे काफी लोगों के इमोशंस हर्ट होंगे, स्टाफ के, ऐश्वर्या के और खास तौर पर अपनी के। लेकिन ये रिस्क मुझे लेना पड़ेगा, सिर्फ अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए। सच सामने आते ही बड़े साहब के आइलैंड के उस बेसमेंट में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई थी। गौतम की बातों ने जैसे पूरे माहौल का रुख बदल दिया था। व्हाइट डेविल के चेहरे पर शौक अब धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा था। उसकी सांसें भारी हो रही थी और उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ फटने ही वाला हो। क्योंकि जिस खेल की बाजी को वो अब तक जीता हुआ महसूस कर रहा था, असल में गौतम उस खेल का असली बाजीगर था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे हरा नहीं सकते गौतम। यही अकड़, यही ईगो तुम्हारे बेटे में भी थी। मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं समझा और उसका अंजाम क्या हुआ? उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन मैं तुम्हें वही गलती करने से एक बार और रोक रहा हूं। अभी भी वक्त है,
सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे बेटे अंगद का हुआ था। अंगद का नाम सुनते ही व्हाइट डेविल का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं और एक पल के लिए वो पूरी तरह भड़क उठा। उसके अंदर का दर्द और गुस्सा अब पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और एक स्टील पिस्टल निकाल ली। उसने बिना एक सेकंड गवाए पिस्टल सीधा गौतम पर तान दी। मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। काफी दिनों से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था जब मैं अपने हाथ से अपने बेटे के कातिल की जान लूंगा, और अब वो पल आ चुका है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी आंखों में अब सिर्फ पागलपन भरा गुस्सा था। उसका चेहरा लाल हो चुका था और उसकी उंगली धीरे धीरे ट्रिगर पर कसने लगी थी। बड़े साहब व्हील चेयर पर बैठा था। उसने हल्का सा सिर झुका लिया, जैसे वो इस पूरी सिचुएशन को समझ रहा हो, लेकिन कुछ पल के लिए खुद भी चुप हो गया हो। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ गौतम बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसी तरह शांत बैठा रहा। उसकी नजरें सीधा व्हाइट डेविल की आंखों में टिकी थी। उसके चेहरे पर वही स्टडी कॉन्फिडेंस था, जैसे सामने खड़ी मौत भी उसे हिला नहीं सकती। क्या व्हाइट डेविल गोली चलाएगा? क्या गौतम व्हाइट डेविल को अंगद जैसी सजा देगा? क्या सचमुच व्हाइट डेविल के हाथों से बाजी निकल चुकी थी? बेसमेंट का माहौल अब अपने चरम पर था। व्हाइट डेविल की बंदूक अब भी सीधा गौतम की तरफ पॉइंटेड थी। उसकी उंगली ट्रिगर पर कसी हुई थी और उसकी आंखों में पागलपन भरा गुस्सा जल रहा था। दूसरी तरफ गौतम पूरी तरह शांत बैठा था। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट। उसकी आंखें सीधा व्हाइट डेविल की आंखों में टिकी थीं और उनमें वही अटूट कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे आने वाले हर पल का अंदाजा हो। कमरे में खड़े गनमैन भी अपने अपने हथियार थामे रेडी थे, लेकिन उनकी आंखों में भी एक अजीब सा डाउट था, जैसे वो खुद भी गौतम की उस शांति को समझ नहीं पा रहे हों। एक पल के लिए सब कुछ थम गया और फिर अचानक व्हाइट डेविल की उंगली ट्रिगर पर और कस गई। गोली चली और आवाज इतनी तेज थी कि पूरा बेसमेंट गूंज उठा। अगले ही पल सब कुछ जैसे फ्रीज हो गया। सामने जहां गौतम बंधा हुआ बैठा था, वहां अब सिर्फ एक खाली कुर्सी पड़ी थी और रस्सियां टूटी हुई जमीन पर बिखरी थी। किसी को समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। पल भर पहले जो आदमी उनके सामने बंधा बैठा था, वो अचानक हवा में कैसे गायब हो गया। व्हाइट डेविल की आंखें फैल गईं और उसका दिमाग उस एक पल को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरह असफल हो रहा था। तभी उसके कंधे पर पीछे से हल्की सी टैपिंग हुई। व्हाइट डेविल का शरीर एकदम से सिहर उठा और उसने धीरे धीरे पलटकर पीछे देखा। जैसे ही उसने देखा, उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उसके ठीक पीछे गौतम खड़ा था। उसकी आंखों में वही काम कॉन्फिडेंस था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे ये सब उसके लिए एक खेल हो। कमरे में मौजूद हर इंसान की आंखें चौड़ी हो गई, चाहे बड़े साहब हो, चाहे व्हाइट डेविल या फिर उसके गनमैन। किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। इतनी स्पीड, इतनी प्रिसिशन, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं लग रही थी। व्हाइट डेविल ने रिफ्लेक्स में अपनी बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही गौतम ने एक जोरदार पंच उसके चेस्ट पर मारा। वो वार इतना तेज और पावरफुल था कि व्हाइट डेविल का शरीर हवा में उछल गया। उसकी बंदूक उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसका शरीर पीछे जाकर दीवार से टकराया और फिर वहीं रखी कुर्सी से टकराकर नीचे गिर गया। कुर्सी भी उसके साथ गिरकर बिखर गई। व्हाइट डेविल जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर दर्द और शौक दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। इतना शोर, इतनी गोलियां और फिर भी निशाना खाली। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इस तरह खत्म कर सकते हो? व्हाइट डेविल, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुमने मुझे बंधा हुआ समझ लिया। तुमने सोचा कि रस्सियां मुझे रोक सकती हैं, लेकिन सच यह है कि तुमने खुद को ही अपने जाल में फंसा लिया है। तुमने मुझे यहां लाकर अपने ही एम्पायर के बीच में खड़ा कर दिया है और अब तुम खुद नहीं जानते कि इस खेल का अंत कैसे होगा। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, क्योंकि अगला वार सिर्फ तुम्हारे शरीर पर नहीं, तुम्हारे पूरे साम्राज्य पर होगा। गौतम की आवाज स्टेडी थी, लेकिन उसमें छुपी हुई ताकत और कॉन्फिडेंस पूरे कमरे में गूंज रहे थे। उसके शब्द सीधे व्हाइट डेविल के अहंकार पर वार कर रहे थे। बड़े साहब व्हील चेयर पर बैठा था और उसके चेहरे पर अब साफ घबराहट थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया, जैसे उसे आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया हो। मैंने तुमसे कहा था व्हाइट डेविल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। गौतम को यहां लाकर तुमने अपने ही अंत को बुला लिया। अभी हम सबको खत्म कर देगा।
उसकी आवाज में गुस्से के साथ डर भी था। वो गौतम को देख रहा था जैसे उसे पहले से पता हो कि यह आदमी कितना खतरनाक है। व्हाइट डेविल जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर अभी भी दर्द में था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी जिद और गुस्सा था। वो अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़ा हुआ। नहीं, यह अकेला है और हम इतने सारे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता। अकेला? तुम अब भी वही गलती कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि ताकत झुंड में होती है, लेकिन असली ताकत दिमाग और हिम्मत में होती है। तुमने अपनी पूरी लाइफ डर फैलाने में लगा दी और मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस डर को खत्म करने में। अब देखना यह है कि कौन ज्यादा मजबूत है। गौतम ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा कॉन्फिडेंस था जिसने व्हाइट डेविल के आदमियों के कदम रोक दिए। व्हाइट डेविल अब पूरी तरह बौखला चुका था। भून कर रख दो इसे, एक भी गोली मिस नहीं होनी चाहिए। उसके आदेश के साथ ही उसके सारे गनमैन ने अपने ऑटोमेटिक वेपन्स उठाए और गौतम पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बारिश शुरू हो गई और आवाज इतनी तेज थी कि पूरा बेसमेंट गूंज उठा। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। गौतम वहां नहीं था। वो एक झटके में अपनी जगह से हट चुका था और उसकी मूवमेंट इतनी तेज थी कि वो आंखों से ओझल हो गया। वो बेसमेंट के एक कोने से दूसरे कोने में लाइटनिंग स्पीड से मूव कर रहा था। गोलियां उसके पीछे जा रही थी, लेकिन एक भी उसे छू नहीं पा रही थी। गनमैन पैनिक में आ गए। वो लगातार फायर कर रहे थे, लेकिन गौतम हर बार उनसे एक कदम आगे निकल जा रहा था। बड़े साहब और व्हाइट डेविल दोनों ही अब झुककर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि गोलियां हर तरफ चल रही थी। पूरा बेसमेंट कियोस्क में बदल चुका था। कुछ ही पलों में गनमैन की मैगजीन्स खाली हो गई और जैसे ही आखिरी गोली चली, एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसी खामोशी के बीच गौतम फिर से सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें बिल्कुल स्टेडी थीं, जैसे उसने अभी कुछ किया ही ना हो। और अगले ही पल वो आगे बढ़ा। उसने एक गनमैन को पकड़कर हवा में उठाया और जोर से जमीन पर पटका। दूसरा आदमी उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन गौतम ने उसे पकड़कर दीवार पर दे मारा। एक एक करके वो सबको उठाकर फेंकने लगा और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। बेसमेंट के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। कुछ ही पल पहले जो जगह गोलियों और चीखों से गूंज रही थी, वही अब एक अलग तरह के डर और भारी खामोशी से भर गई थी। गौतम लगातार मूव कर रहा था, लेकिन उसकी हर मूवमेंट कंट्रोल्ड और कैलकुलेटेड थी। जो भी आदमी उसके सामने आ रहा था, वो अगले ही पल जमीन पर गिर रहा था। एक गनमैन उसकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आया, लेकिन गौतम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और घुमाकर पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। टकराने की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंजी और वो आदमी वहीं ढेर हो गया। दूसरा आदमी पीछे से अटैक करने आया, लेकिन गौतम ने बिना पलटे ही उसे एल्बो मारा और फिर उसका कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। तीसरा आदमी गन उठाकर फायर करने ही वाला था, लेकिन गौतम ने उसकी रिस्ट पकड़कर गन को ऊपर मोड़ा और अगले ही पल उसका सिर पास रखी टेबल से टकराया। कुछ ही सेकंड्स में वो आदमी भी जमीन पर गिर चुका था। गौतम की स्पीड और पावर दोनों ही ऐसे लग रहे थे जैसे वो किसी इंसान की लिमिट से बाहर हो। हर वार के साथ एक और आदमी गिर रहा था और बेसमेंट धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। इसी बीच रॉजर तेजी से बड़े साहब की तरफ भागा। उसके कदमों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने बिना एक पल गंवाए बड़े साहब की व्हील चेयर पकड़ ली। चलते हैं बड़े साहब, अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। अगर एक सेकंड भी और रुके तो हम सब खत्म हो जाएंगे। बड़े साहब की आंखें अब भी गौतम पर टिकी हुई थी। वो जैसे समझ चुका था कि ये वही तूफान है जिससे वो सालों पहले बच नहीं पाया था। रॉजर उसे तेजी से बाहर की तरफ ले जा रहा था। उसी टाइम पाब्लो भी सीधा व्हाइट डेविल के पास आया। साहिबा, हमें भी यहां से निकलना होगा। ये आदमी नहीं है, ये कुछ और है। अगर हम यहां रुके तो हम सब खत्म हो जाएंगे। व्हाइट डेविल की आंखों में गुस्सा चल रहा था। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जिद और अहंकार अभी भी वैसा ही था। नहीं है, जब तक मैं अपने बेटे की मौत का बदला नहीं ले लेता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम समझ नहीं रहे पाब्लो, ये मौका मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। मैं इसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। उसकी आवाज भारी और गुस्से से भरी थी, जैसे वो खुद को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। साहिबा, बदला लेने के लिए जिंदा रहना जरूरी होता है। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो बदला कौन लेगा? अभी यहां से चलिए, हमारे आदमी उसे रोक लेंगे। हम वापस आएंगे और उसे खत्म करेंगे। लेकिन अभी अगर आप यहां रुके तो सब खत्म हो जाएगा।
पाब्लो की आवाज में डर भी था और सच्चाई भी। वो लगातार व्हाइट डेविल को समझाने की कोशिश कर रहा था। व्हाइट डेविल कुछ पल के लिए चुप खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी और उसकी नजर गौतम पर टिकी हुई थी। फिर उसने गुस्से में सिर झटका और पाब्लो के साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में बेसमेंट के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी तक लड़ रहे थे वो अब जमीन पर पड़े कराह रहे थे या बेहोश हो चुके थे। दूसरी तरफ रॉजर बड़े साहब को लेकर विला के बाहर भाग रहा था। उसके कदम तेज हो चुके थे और उसकी आवाज में अर्जेंसी साफ झलक रही थी। जल्दी करो, चॉपर रेडी करो, अभी इसी वक्त। उसके कुछ आदमी तुरंत दौड़ पड़े। बाकी सब अंदर जाओ और उसे खत्म कर दो, किसी भी हालत में उसे जिंदा मत छोड़ना। उसके आदेश के साथ ही कई आदमी विला के अंदर दौड़ते हुए चले गए। इसी दौरान पाब्लो व्हाइट डेविल को लेकर बाहर की तरफ बढ़ रहा था। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी टेंशन साफ थी। तभी विला के अंदर से अचानक गोलियों की तेज आवाजें गूंजी। एक के बाद एक लगातार फायरिंग हुई। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका गूंज गया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। व्हाइट डेविल, पाब्लो, रॉजर और बड़े साहब चारों वहीं रुक गए। सबने एक साथ पलटकर विला की तरफ देखा। व्हाइट डेविल के चेहरे पर धीरे धीरे एक स्माइल आई। लगता है हमारे आदमियों ने उसे खत्म कर दिया। आखिरकार एक इंसान कितनी देर तक बच सकता है। उसकी आवाज में फिर से कॉन्फिडेंस लौटता हुआ नजर आ रहा था, जैसे वो खुद को तसल्ली दे रहा हो। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। विला की खिड़कियां एक एक करके टूटने लगीं। कांच के टुकड़े हवा में उड़ते हुए बाहर गिरे और उनके साथ व्हाइट डेविल और बड़े साहब के आदमी भी बाहर फेंके गए। हर गिरते शरीर के साथ एक भारी आवाज गूंजी और जमीन पर टकराते ही उन लोगों की हलचल थम गई। ये देखकर चारों के चेहरे पर डर साफ उतर आया। तभी विला के मेन गेट की तरफ से एक जोरदार आवाज आई। गेट अंदर से टूटकर बाहर गिर गया और उसी टूटे हुए गेट के बीच से गौतम बाहर निकला। उसके कदम स्टेडी थे, उसकी सांसें बिल्कुल कंट्रोल्ड थीं और उसकी आंखें सीधा व्हाइट डेविल पर टिकी थी। मैंने तुमसे कहा था व्हाइट डेविल, झुंड में रहना ही ताकत नहीं होती है। कभी कभी एक अकेला इंसान भी बड़े से बड़े दरिंदे पर भारी पड़ जाता है, और तुम्हारे बड़े साहब भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी खेल खत्म होने वाला है और इस बार कोई नहीं बचने वाला। उसकी आवाज में एक ठंडी वार्निंग थी जो सीधे दिल तक उतर रही थी। गौतम धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन पर उसकी आहट गूंजी। व्हाइट डेविल की आंखों में गुस्सा फिर से भड़क उठा। तुम यहां हो, मेरे सामने हो गौतम, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुमने अपनी फैमिली को बचा लिया, लेकिन अभी भी कुछ अपने हैं जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना भूल गए, और आज वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेंगे। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला। गौतम के कदम वहीं रुक गए। उसकी नजर उस रिमोट पर टिक गई। व्हाइट डेविल ने बिना देर किए बटन दबाया। विला के साइड में बना हिडन चैम्बर धीरे धीरे खुला। भारी मेटल का दरवाजा सरकता हुआ खुला और अंदर का अंधेरा बाहर फैल गया। जैसे ही गौतम की नजर उस चैम्बर के अंदर पड़ी, उसके कदम जम गए। उसकी आंखें पहली बार एक पल के लिए ठहर गईं। आखिर उस चैम्बर के अंदर कौन था? क्या गौतम जीती हुई बाजी हारने वाला था? व्हाइट डेविल गौतम के किन अपनों की बात कर रहा था? केट? गौतम के सामने उस चैम्बर के अंदर केट और इल्यूमिनेट सिनेमास के ज्यादातर फीमेल स्टाफ बंधे हुए थे। उनके हाथ पीछे की तरफ कसकर बांधे गए थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। उनकी बॉडीज पर टाइम बॉम्ब बंधे हुए थे, हर एक किसी ने, और कमर के पास डिजिटल टाइमर ब्लिंक कर रहा था। गौतम ने एक पल के लिए सबको ध्यान से देखा और उसके अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें एक पल के लिए वहीं अटक गई थी। तभी व्हाइट डेविल जोर से हंसने लगा। क्या हुआ गौतम? पहली बार किसी सिचुएशन में फंस गए क्या? तुम्हारी आंखों में ये बेचैनी, ये डर, ये लाचारी, ये सब देखकर मजा आ रहा है। मैंने सोचा था कि तुम्हें तोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन लगता है तुम भी बाकी लोगों जैसे ही हो। गौतम बिना कुछ बोले व्हाइट डेविल को देखता रहा। उसका चेहरा अब सीरियस हो चुका था। तुम जैसे लोग खुद को भगवान समझते हो, सबको बचाने निकलते हो, हर किसी का बोझ अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करते हो, लेकिन आज देखो तुम खुद हेल्पलेस खड़े हो। तुम्हारे सामने
तुम्हारे अपने लोग मौत के मुंह में खड़े हैं और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। गौतम की मुट्ठियां कस गईं। उसका गुस्सा अब साफ नजर आने लगा था। खबरदार, अगर तुमने मेरे स्टाफ को कुछ भी किया तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तुम शायद मुझे अभी तक समझ नहीं पाए हो। व्हाइट डेविल फिर से हंसा, इस बार और ज्यादा जोर से। इसका मतलब जो कुछ उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया था वो सब सच था। तुम सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के लिए नहीं जीते, तुम हर उस इंसान के लिए जीते हो जिसे तुम अपना मानते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है गौतम। ये सुनकर गौतम थोड़ा सा चौंका। उसकी नजरें एक पल के लिए बदल गई। उन्होंने? तुम किन की बात कर रहे हो? व्हाइट डेविल की हंसी और गहरी हो गई। तुम्हें क्या लगता है गौतम, जिन लोगों को तुम अपना मानते हो वो सब के सब तुम्हारे अपने हैं? तुम गलत हो, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं तुम्हारे अपने जो तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं। गौतम कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखों में कंफ्यूजन साफ दिखने लगा। उसने अपने मन में धीरे से सोचा, व्हाइट डेविल किसकी बात कर रहा है? मेरे ऐसे कौन से अपने हैं जो मेरे होते हुए भी मेरे नहीं है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाइट डेविल के पीछे भी कोई और है। उसने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर फिर से वही कॉन्फिडेंस लौटने लगा। पहेलियां हल करने का टाइम नहीं है मेरे पास व्हाइट डेविल। चुपचाप केट और मेरे बाकी स्टाफ को छोड़ दो। व्हाइट डेविल मुस्कुराया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। अच्छा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है इनकी तो इन्हें खुद क्यों नहीं बचा लेते? गौतम ने गुस्से से उसे देखा और चैम्बर की तरफ बढ़ने लगा। तभी व्हाइट डेविल ने उसे रोक दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन सब के शरीर में टाइम बॉम्ब बंधा है और सब में एक ही टाइमर सेट है। इतनी जल्दी तुम किस किस को बचाओगे गौतम? गौतम वहीं रुक गया। उसकी नजर सबकी बॉडीज पर लगे टाइमर्स पर गई। हर एक में सेम काउंटडाउन चल रहा था। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त बचा है गौतम, और इन 2 मिनट में तुम आखिर किस किस की जान बचाते हो ये मैं देखना चाहता हूं। तभी बड़े साहब गुस्से से बोल उठा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है व्हाइट डेविल, हमें यहां से निकलना चाहिए और तुम खड़े होकर इसे चैलेंज कर रहे हो। भूलो मत अभी अभी इसने क्या किया है। इसकी स्पीड, इसकी ताकत, इसका जुनून सब हमने देखा है। बेकार की बातें छोड़ो और जल्दी निकलो इस आइलैंड से। व्हाइट डेविल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चुप रहो बुड्ढे, बहुत दिन मैंने तेरी गुलामी कर ली, लेकिन आज समझ गया कि तू एक डरपोक इंसान है। तुझे अपनी जान की चिंता होगी, लेकिन मुझे अपनी जान से ज्यादा अपना बदला प्यारा है। जब तक मैं इस गौतम को खत्म नहीं कर देता मैं कहीं नहीं जाने वाला। बड़े साहब गुस्से से कांप उठा। तुम्हारी इतनी हिम्मत व्हाइट डेविल कि मेरे सामने इस तरह बात करो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे बेटे की मौत ने तुम्हें पागल कर दिया है। खैर, तुम्हें मरने का शौक है तो मरो, मैं यहां रुककर मरना नहीं चाहता। रॉजर, मुझे यहां से ले चलो। रॉजर ने तुरंत सिर हिलाया। जी बड़े साहब। उसने एक बार पाब्लो की तरफ देखा। पाब्लो, तुम भी हमारे साथ चलो। पाब्लो चुप खड़ा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बात मानो भाई, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, हमारे साथ चलो। पाब्लो फिर भी चुप रहा। दिल पर पत्थर रख लो रॉजर, लगता है तुम्हारे भाई पाब्लो को अपनी जान से ज्यादा इस पागल व्हाइट डेविल की वफादारी प्यारी है। चलो यहां से। रॉजर ने आखिरी बार पाब्लो को देखा और बड़े साहब की व्हील चेयर को धकेलते हुए चॉपर की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक एक गोली चली जिसकी आवाज पूरे आइलैंड में गूंज गई। देखते ही देखते बड़े साहब बेजान होकर अपनी व्हील चेयर समेत जमीन पर गिर पड़ा। गोली उसके सिर के पीछे लगी थी और उसके सिर से खून बहता हुआ जमीन पर टपक रहा था। रॉजर घबराते हुए 2 कदम पीछे हट गया। उसने धीरे धीरे पलटकर व्हाइट डेविल की तरफ देखा। व्हाइट डेविल के हाथ में पिस्टल थी और उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा गुस्सा जो अब किसी भी हद तक जा सकता था। जो लोग मैदान जंग से पीठ दिखाकर भागते हैं वो कावड़ होते हैं, और कावड़ लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं होता। इतने टाइम से इसे अपना बॉस मानता रहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि अंधेरी दुनिया के बादशाह का ताज पहनने के लायक ही नहीं है। उसकी आवाज में नफरत और घमंड दोनों बराबर भरे हुए थे। हर शब्द से तिरस्कार टपक रहा था। पाब्लो भी वहीं खड़ा बड़े साहब की लाश को घूर रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और उसका दिमाग जैसे उस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था जो उसके सामने घट चुकी थी।
उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी कुछ ही पल पहले तक जिंदा इंसान अब यूं बेजान होकर जमीन पर पड़ा हुआ है। व्हाइट डेविल धीरे धीरे गौतम की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा हर कदम के साथ और तेज हो रहा था। उसने अपनी पिस्टल सीधा गौतम की तरफ तान दी। गौतम की आंखों में भी अब गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक अडिग शांति भी थी। दोनों कुछ सेकंड तक बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखते रहे। उस खामोशी में सिर्फ उनके दिल की धड़कनों की आवाज गूंज रही थी, जैसे दो तूफान आपस में टकराने वाले हों। अचानक व्हाइट डेविल ने अपनी पिस्टल नीचे कर ली। उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई, जिसमें पागलपन और बदले की आग दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। एंड तुमसे कहा था ना गौतम, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। चाहूं तो मैं अभी इस बूढ़े की तरह तुम्हें गोली मारकर खत्म कर सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में तड़प देखनी है, दर्द देखना है, डर देखना है, और वो सब मैं भी साफ देख पा रहा हूं। उसने अपना चेहरा चैम्बर की तरफ घुमाया, जहां केट और बाकी फीमेल स्टाफ बंधे हुए थे। गौतम ने तुरंत चैम्बर की तरफ देखा। अंदर केट और बाकी फीमेल स्टाफ रोते हुए उसकी तरफ देख रहे थे। गौतम प्लीज सेव अस, हमें बचा लो। जल्दी करो गौतम, अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। अगर तुमने जरा सी भी देर की तो देखते ही देखते तुम्हारे सारे अपने चिथड़ों में बिखर जाएंगे। गौतम के अंदर उथल पुथल मच चुकी थी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो हर पॉसिबल रास्ता खोज रहा था, लेकिन कोई भी रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। क्या करूं मैं? टाइम बहुत कम है और मैं कितना भी जोर लगा लूं, एक साथ इन सबको नहीं बचा सकता। और इस टाइम मेरा लॉकेट भी मेरे पास नहीं है। अगर वो होता तो शायद मैं उसकी पावर से इन सबको बचा सकता था, लेकिन मैं यूं ही शांत तो नहीं बैठ सकता। मुझे किसी भी हालत में इन्हें बचाना ही होगा। तभी अचानक गौतम को वो पल याद आया जब हेक्टर गैंग ने ऐश्वर्या के शरीर पर टाइम बॉम्ब बांधा था। उस समय की हर डिटेल उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगी, और उस वक्त गौतम ने उस बॉम्ब की सारी एनर्जी अपने अंदर सोख ली थी। उसकी सोच अब और तेज हो गई थी, लेकिन जवाब अब भी धुंध में छुपा हुआ था। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, जो जैसे उसके अंदर तक उतर गई। संपूर्ण शक्ति गौतम, संपूर्ण शक्ति। गौतम की आंखों में एकदम से चमक आ गई, क्योंकि वो आवाज कच की थी, जो उसके अंतर मन में वास करता था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और दूर समंदर को देखा। उस विशाल जलराशि को देखते ही जैसे उसके अंदर कुछ क्लिक हुआ। उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। मुझे इन बॉम्ब्स के फटने का इंतजार करना होगा। अब टाइमर तेजी से खत्म हो रहा था। सिर्फ 20 सेकंड्स बचे थे, लेकिन गौतम अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसने अपने अंदर के तूफान को पूरी तरह काबू में कर लिया हो। अंदर केट और बाकी स्टाफ जोर जोर से रो रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। उनकी आवाजें उस बंद चैम्बर में गूंज रही थी, लेकिन गौतम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। व्हाइट डेविल की आंखों में घमंड और सेटिस्फैक्शन साफ झलक रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसका बदला पूरा होने वाला है और गौतम कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखते ही देखते टाइमर 2 सेकंड्स पर आ गया। गौतम ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मेडिटेशन मोड में चला गया। उसने अपनी सारी पावर्स को अपने माथे के बीच में कंसंट्रेट कर दिया। उसमें कच की पावर भी थी, जल की शक्ति भी थी, और उसकी अपनी सुपर पावर भी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत एक ही पॉइंट पर इकट्ठा हो गई हो और अब बस एक विस्फोट का इंतजार कर रही हो। जैसे ही आखिरी सेकंड खत्म होने वाला था, गौतम के माथे के बीच से एक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी कई रेज में बढ़ गई और सीधा उन बॉम्ब्स पर जा गिरी। उसी पल बॉम्ब्स फटने लगे, लेकिन उनकी सारी एनर्जी उन रेज के जरिए वापस गौतम के माथे में समाने लगी। ये दृश्य इतना अचानक और अविश्वसनीय था कि कुछ पल के लिए कोई भी नहीं समझ पाया कि हुआ क्या है। ये सब देखकर व्हाइट डेविल हक्का बक्का रह गया। ये तुमने क्या किया गौतम? ये तुमने कैसे किया? आखिर कौन हो तुम? कोई शैतान, कोई राक्षस? गौतम ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके माथे की चमक अब धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी, जैसे उसने एक और इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना दिया हो। ना ही मैं कोई शैतान हूं, ना ही मैं कोई राक्षस हूं। मैं वो आम इंसान हूं जो तुम जैसे राक्षसों को खत्म करने की क्षमता रखता है। व्हाइट डेविल ने फिर से पिस्टल उठाई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, गौतम बिजली की स्पीड से उसके पास पहुंचा। उसने जोरदार किक मारी। व्हाइट डेविल हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा।
उसकी पिस्टल हाथ से छूट गई और जमीन पर फिसलती चली गई। गौतम ने उसे पकड़ लिया और बिना रुके पंचेस मारने लगा। हर पंच के साथ व्हाइट डेविल का चेहरा खून से भरता जा रहा था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। रॉजर और पाब्लो उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गौतम ने दोनों को एक एक किक मारी। दोनों दूर जाकर जमीन पर गिर पड़े और कुछ पल के लिए उठ भी नहीं पाए। गौतम बिना किसी सुपर पावर के सिर्फ अपने पंचेस से व्हाइट डेविल को तोड़ रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह खून से लथपथ हो चुका था। गौतम ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। बताओ मुझे, कौन है वो जिसने मेरी फैमिली को टारगेट करने के लिए तुम्हारी मदद की? नाम चाहिए मुझे। व्हाइट डेविल की आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। बताता हूं, वो है। तभी एक गोली चली। वो आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए सब कुछ फिर से थम गया। गोली सीधा व्हाइट डेविल के माथे के बीचों बीच लगी और अगले ही पल वो वहीं ढेर हो गया। उसका शरीर बिना किसी हरकत के जमीन पर गिर गया। ये देखकर गौतम एकदम से चौंक गया। आखिर व्हाइट डेविल पर गोली किसने चलाई थी? क्या गौतम अपने उस दुश्मन के बारे में कुछ नहीं जान पाएगा? व्हाइट डेविल किसका नाम लेने वाला था? व्हाइट डेविल की बेजान बॉडी अभी भी जमीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर जमी हुई वो अधूरी घमंड भरी एक्सप्रेशन अब हमेशा के लिए फ्रीज हो चुकी थी, जैसे मरते वक्त भी उसे यकीन रहा हो कि वो जीत जाएगा। उसके शरीर के पास फैला खून धीरे धीरे जमीन पर फैल रहा था और उस कमरे की हवा को और भारी बना रहा था। गौतम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़ा रह गया था। उसकी सांसें थोड़ी हैवी हो गई थी और उसकी आंखों में कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। वो सिर्फ व्हाइट डेविल की लाश को नहीं देख रहा था, बल्कि उस सच को देख रहा था जो उससे कुछ ही सेकंड्स पहले छिन गया था। जो आंसर्स उसे मिलने वाले थे, जो राज खुलने वाले थे, वो सब उसी एक गोली के साथ खत्म हो चुके थे। उसने धीरे धीरे अपनी नजर व्हाइट डेविल की लाश से हटाई और पीछे की तरफ पलटा। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी नजर पाब्लो पर पड़ी, जो जमीन पर गिरा हुआ था और उसके हाथ में पिस्टल थी। उसी पिस्टल से अभी अभी चली गोली ने व्हाइट डेविल की जान ली थी। गौतम के चेहरे पर एक पल के लिए शौक आया, लेकिन वो शौक ज्यादा देर तक नहीं रहा। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगा। उसने पूरी सिचुएशन को सेकंड्स में एनालाइज करना शुरू कर दिया। उसे समझ में आने लगा था कि ये कोई इंपल्सिव एक्ट नहीं था, बल्कि एक परफेक्टली टाइम्ड मूव था। एक ऐसा मूव जो सिर्फ एक चीज के लिए किया गया था, सच को दबाने के लिए। गौतम के दिमाग ने तुरंत कनेक्ट कर लिया कि पाब्लो ने व्हाइट डेविल को इसलिए मारा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि व्हाइट डेविल उसके सामने सच उगल दे, वो सच जो शायद इस पूरे खेल का सबसे बड़ा राज था। गौतम को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि असली खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। असली दुश्मन अब भी पर्दे के पीछे है और अब उसने खुद को और ज्यादा छुपा लिया है। यह रियलाइजेशन गौतम के अंदर गुस्से को और भड़का रहा था। अगले ही पल गौतम बिजली की स्पीड से उठा। उसकी बॉडी एकदम से एक्शन मोड में आ गई। उसकी मूवमेंट इतनी तेज थी कि हवा तक उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। वो इतनी तेजी से पाब्लो की तरफ बढ़ा कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। गौतम ने पाब्लो का गला पकड़ लिया और उसे जोर से ऊपर उठा दिया। पाब्लो का शरीर हवा में लटक गया। उसके हाथ से पिस्टल छूटकर जमीन पर गिर गई और फ्लोर पर टकराकर साइड में सरक गई। तो ये खेल तुमने खेला है पाब्लो। तुमने सही समय चुना, सही मौका देखा और उसी पल व्हाइट डेविल को खत्म कर दिया ताकि वो एक शब्द भी आगे ना बोल पाए। पाब्लो छटपटाने लगा। उसकी सांसें अटकने लगी और उसका चेहरा लाल पड़ने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन उस डर के पीछे एक जिद भी थी। तुम्हें लगता है कि मैं समझ नहीं पाऊंगा? तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? मुझे सच जानना है, कौन है वो जिसका नाम व्हाइट डेविल मुझे बताने वाला था? बोलो, कौन है वो इंसान जो पर्दे के पीछे बैठकर ये पूरा खेल चला रहा है? पाब्लो ने स्ट्रगल करते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गौतम की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें टूटने लगी थी। मुझे कुछ नहीं पता। पाब्लो की आवाज टूटी हुई थी, लेकिन गौतम के चेहरे पर अब गुस्सा और भी गहरा हो गया। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने व्हाइट डेविल को इसलिए मारा ताकि मैं सच ना जान सकूं। तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन अभी भी वक्त है।
सच बता दो, वरना ये आखिरी मौका होगा। पाब्लो की सांसें तेज हो गई थी। उसका शरीर अब भी हवा में झूल रहा था। मैं उनका नाम नहीं बता सकता। चाहे तुम मुझे मार डालो, मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बताऊंगा। तभी रॉजर, जो साइड में गिरा हुआ था, किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। उसने अपने भाई को उस हालत में देखा तो उसकी आंखों में घबराहट भर गई। वो जल्दी जल्दी गौतम के पास आया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन गौतम के कानों तक उसकी आवाज जैसे पहुंच ही नहीं रही थी। उसका पूरा फोकस सिर्फ पाब्लो पर था। उसने पाब्लो को और ऊपर उठा दिया। पाब्लो का शरीर और ज्यादा तड़पने लगा। तभी अचानक गौतम के कानों में एक आवाज गूंजी, दूर आसमान से आती हुई चॉपर्स की आवाज, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। गौतम एकदम से थोड़ा सा चौंका। उसने अपना सिर घुमाकर आसमान की तरफ देखा। दूर समुद्र की दिशा से कई सारे इंडियन आर्मी के चॉपर्स तेजी से इस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। इंडियन आर्मी यहां तक कैसे पहुंच गई? किसने उन्हें सिग्नल दिया? ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया? उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उसी पल उसे कुछ और समझ में आया। उसने वापस पाब्लो की तरफ देखा। पाब्लो अब भी तड़प रहा था, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तो ये सब तुम्हारा प्लान था? तुमने पहले से ही सब सेट कर रखा था? आर्मी को बुलाना, खुद को बचाना और सच को हमेशा के लिए दबा देना। अब गौतम को साफ समझ में आ गया था कि पाब्लो ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। गौतम ने एक गहरी सांस ली और उसने पाब्लो को छोड़ दिया। पाब्लो जोर से जमीन पर गिरा और खांसते हुए हवा के लिए हांफने लगा। रॉजर तुरंत उसके पास गया और उसे संभालने लगा। कुछ ही सेकंड्स में चॉपर्स आइलैंड पर उतरने लगे। जमीन पर तेज हवा फैल गई, धूल उड़ने लगी। आर्मी के सोल्जर्स तेजी से नीचे उतरे और पूरे एरिया को सिक्योर करने लगे। कुछ सोल्जर्स ने तुरंत पाब्लो और रॉजर को पकड़ लिया। उन्हें हथकड़ी लगाई गई और कंट्रोल में ले लिया गया। कुछ सोल्जर्स गौतम के पास आए। उनमें से एक ऑफिसर आगे बढ़ा। मिस्टर गौतम, आप सेफ हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं ऑफिसर। गौतम का जवाब छोटा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी कुछ खोज रही थी। तभी कुछ सोल्जर्स की नजर चैम्बर पर पड़ी। वो तुरंत वहां भागे और केट और बाकी फीमेल स्टाफ को खोलने लगे। कुछ सोल्जर्स विला के अंदर भी चले गए। गौतम अब भी वहीं खड़ा था। कोई तो है जो नहीं चाहता कि मैं सच तक पहुंचूं। व्हाइट डेविल ने कहा था, मेरे अपने। कौन हो सकता है वो? कौन इतना करीब है कि दुश्मन बनकर भी सामने नहीं आ रहा है? तभी एक आर्मी कैप्टन उसके पास आया। मिस्टर गौतम, यहां हुआ क्या था? हमें अंदर कई बॉडीज मिली हैं। इन सबको मैंने मारा है। जैसे ही पाब्लो ने यह कहा, एक पल के लिए पूरा माहौल फ्रीज हो गया। वहां मौजूद हर इंसान की नजर सिर्फ उसी डायरेक्शन में टिक गई जहां पाब्लो खड़ा था। मैं कन्फेस करता हूं, व्हाइट डेविल, बड़े साहब और बाकी सबको मैंने मारा है। गौतम की आंखों में गुस्सा उतर आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। आर्मी के सोल्जर्स पाब्लो को पकड़कर चॉपर की तरफ ले जाने लगे। तभी केट गौतम के पास आई। गौतम, ये सब क्या था? केट, मैं तुम सबसे एक फेवर चाहता हूं। यहां जो कुछ भी हुआ उसे बाहर मत जाने देना। यह सच जितना छुपा रहेगा उतना ही सही रहेगा। केट और बाकी स्टाफ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डोंट वरी गौतम, ये बात इस आइलैंड के बाहर नहीं जाएगी। हम तुम पर ट्रस्ट करते हैं। धीरे धीरे सब लोग चॉपर्स में बैठने लगे। चॉपर्स ने उड़ान भरी। आइलैंड पीछे छूट गया, लेकिन गौतम के अंदर उठे सवाल अब भी वहीं थे, जिंदा, खतरनाक और अधूरे। आधी रात का समय था। मुंबई की हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी और शहर की रोशनी दूर आसमान तक फैल रही थी। इंडियन आर्मी के सारे चॉपर्स एक एक करके सिटी के सिक्योर्ड जोन में लैंड कर चुके थे। गौतम, केट और इल्यूमिनेट सिनेमास का पूरा फीमेल स्टाफ सुरक्षित तरीके से एक सेफ हाउस में शिफ्ट किया जा चुका था। ये सेफ हाउस पूरी तरह सिक्योर था। बाहर हेवी सिक्योरिटी तैनात थी और अंदर हर कमरे पर नजर रखी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पाब्लो और रॉजर को इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल प्रोसीजर के तहत पुलिस कस्टडी में सौंप दिया था। सेफ हाउस के एक कमरे में गौतम खिड़की के पास खड़ा था। बाहर अंधेरा था, लेकिन अंदर उसके दिमाग में सवालों का एक तूफान उमड़ रहा था। उसकी आंखें शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर वो हर पॉसिबिलिटी को जोड़ रहा था, हर क्लू को एनालाइज कर रहा था। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही थी।
उसने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी आंखों में अब बेचैनी साफ दिखाई देने लगी थी। व्हाइट डेविल किसका नाम लेने वाला था? वो आखिरी नाम क्या था जो वो मुझे बताने ही वाला था? पाब्लो, क्या वो सच में सब जानता है या वो सिर्फ किसी और के इशारों पर चल रहा है? मुझे किसी भी तरह पाब्लो से सच निकलवाना ही होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वो पुलिस कस्टडी में है। मैं अपने तरीके से उससे कुछ भी नहीं निकलवा सकता। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि उसके सामने पजल था, लेकिन पीसेस उसके हाथ में नहीं थे। तभी दरवाजा हल्के से खुला। केट अंदर आई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में राहत भी थी कि वो सब जिंदा हैं। साथ ही उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी जल रही थी, जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। गौतम ने उसे देखते ही काम टोन में कहा, केट, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें भी रेस्ट करने की जरूरत है। गौतम, मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। स्टाफ में भी कई लड़कियां यही जानना चाह रही हैं कि आइलैंड पर जो हुआ, तुमने जो किया वो कैसे किया? आखिर तुम हो कौन? कोई एलियन, कोई मैजिशियन या कुछ और? वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और गौतम के सामने आकर रुक गई। उसके सवाल सीधे थे, लेकिन उसके पीछे का डर और क्यूरियोसिटी दोनों साफ झलक रहे थे। गौतम हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में गहराई थी, जैसे वो सच्चाई को छुपाते हुए भी उसे झूठ नहीं बना रहा था। ना ही मैं एलियन हूं, ना ही कोई मैजिशियन। मैं बस एक कॉमन मैन हूं। नहीं गौतम, कॉमन मैन के पास ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स नहीं होती। हमने अपनी आंखों से देखा, तुम लेजर की तरह चमक रहे थे और तुमसे निकलने वाली लाइट ने हम सबके बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। केट की आवाज में यकीन था। उसने जो देखा था वो उसे झुठला नहीं सकती थी। कमरे की हवा अब थोड़ी भारी लगने लगी थी। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं केट, जो सुनने में फैंटेसी मूवीज या स्टोरीज जैसी लगती हैं, लेकिन उनमें सच्चाई होती है। ट्रस्ट मी, मैं जो भी हूं, ह्यूमैनिटी के लिए कोई खतरा नहीं हूं। शायद ये पावर्स मुझे ऊपर वाले ने इसलिए दिए हैं ताकि मैं इंसानियत को बचा सकूं। इसका मतलब कुछ और डार्क फोर्सेस भी हैं जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम कर रही हैं। केट की आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था। गौतम ने एक गहरी सांस ली। हाँ केट, ऐसी कई लड़ाइयां हैं जो छुपकर लड़ी जा रही हैं। ऐसी वॉर्स जिनके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है, और मैं भी नहीं चाहता कि दुनिया को इसके बारे में पता चले, क्योंकि हर सच सबके लिए नहीं होता। इसलिए जो कुछ भी तुमने देखा उसे एक सपना समझकर भूल जाओ, और बाकी स्टाफ को भी समझाओ कि वो इस बारे में बातें ना करें। केट कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रही। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। ठीक है गौतम, तुमने हम सबकी जान बचाई है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसने हल्के से सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। गौतम वापस खिड़की की तरफ मुड़ा। बाहर वही अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर सवालों का अंधेरा उससे भी गहरा था। उसकी आंखों में अब सस्पेशन उतर आया था। कोई तो है जो नहीं चाहता कि मैं सच तक पहुंचूं। व्हाइट डेविल ने कहा था मेरे अपने कौन हो सकते हैं? क्या सच में मेरे ही करीब कोई ऐसा है जो मेरे खिलाफ खड़ा है? उसने अपनी मुट्ठी कस ली। अब ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं रही थी, ये पर्सनल हो चुका था। अगले पल उसने अपनी जेब से एक सीक्रेट फोन निकाला, जो हमेशा उसके पास रहता था और जिसे वो अपनी सुपर पावर से इनविजिबल रखता था। उसकी आंखों में अब डिसीजन साफ दिखाई दे रहा था। उसने नंबर डायल किया। आखिर गौतम पाब्लो से सच कैसे निकलवा पाएगा? क्या गौतम अपने दुश्मनों का सच जान पाएगा? आधी रात का समय धीरे धीरे बीत चुका था और मुंबई शहर अब भी जाग रहा था, लेकिन एक अलग तरह की बेचैनी के साथ। एक दूसरे सीक्रेट सेफ हाउस में पुलिस ने पाब्लो और रॉजर को कड़ी सिक्योरिटी में रखा हुआ था। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि हाई सिक्योरिटी इंटरोगेशन फैसिलिटी थी, जहां हर कॉर्नर पर कैमरास लगे हुए थे और हर एंट्री पॉइंट पर आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे। कमरे के अंदर हल्की सफेद रोशनी जल रही थी, जो माहौल को और ठंडा और भारी बना रही थी। पाब्लो और रॉजर दोनों कुर्सियों से बंधे हुए थे। उनके हाथ पीछे की तरफ टाइटली बंधे थे और उनके चेहरे पर इंटरोगेशन की थकान साफ दिखाई दे रही थी।
पिछले कई घंटों से पुलिस ऑफिसर्स उन्हें इंटेरोगेट कर रहे थे। पाब्लो और रॉजर ने अंडरवर्ल्ड के कई बड़े नेटवर्क्स का खुलासा किया था। कई ऐसे नाम बताए थे जिनके बारे में पुलिस को पहले कोई आइडिया नहीं था। थोड़ी देर बाद जब इंटेरोगेशन टेम्पोरेरीली रोका गया तो पुलिस ऑफिसर्स कमरे से बाहर चले गए। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, सिर्फ हल्की हल्की सांसों की आवाज गूंज रही थी। पाब्लो, हमने पुलिस को अंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ बता दिया, लेकिन अभी भी एक बात है जो तुमने किसी को नहीं बताई। मैं तुम्हारा सगा भाई हूं, कम से कम मुझे तो सच बता दो। आखिर तुमने व्हाइट डेविल को क्यों मारा और गौतम किस सच्चाई की बात कर रहा था? ये सच बाहर ना ही आए तो बेहतर है रॉजर। लेकिन ये सच है क्या? इंडियन आर्मी का अचानक उस बड़े साहब के आइलैंड पर पहुंचना, तुम्हारा गौतम के हाथों मरते मरते बचना, और फिर भी तुमने अपना मुंह नहीं खोला। आखिर चल क्या रहा है? रॉजर की बात सुनते ही पाब्लो के चेहरे पर हल्का सा तनाव आ गया। उसकी आंखों के सामने अचानक एक पुराना सीन घूम गया। दोपहर के टाइम व्हाइट डेविल के नाइट क्लब में सन्नाटा पसरा हुआ था। आम दिनों में जहां लाउड म्यूजिक गूंजता था, जहां लाइट चमकती थी और कुछ लोग एंजॉय करते थे, आज वहां एक अजीब सी खामोशी थी। पूरा क्लब खाली था, सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, पाब्लो, माहिरा और प्रोफेसर आचार्य। कमरे के बीच में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी और उसी स्क्रीन के सामने पाब्लो खड़ा था। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। स्क्रीन पर एक लाइव फुटेज चल रही थी। गोवा के किसी शांत इलाके का व्यू दिख रहा था। एक छोटा सा घर था, नॉर्मल लेकिन सुकून भरा। उस घर की छत पर एक छोटी बच्ची खेल रही थी और घर के बाहर एक औरत खड़ी थी जो दरवाजे पर कुछ पेंट कर रही थी। शायद घर को सजाने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों बिल्कुल अनजान थीं कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। फैनी, रोजी। पाब्लो की आवाज कांप गई थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो उस स्क्रीन को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी में कैद हो। तभी माहिरा हल्की हंसी के साथ उसके पास आई। सोच लो पाब्लो, तुम्हारी इस फैमिली के बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि तुम्हारे बॉस व्हाइट डेविल को भी नहीं पता। तुम आखिर चाहती क्या हो? बस इतना कि तुम किसी भी तरह व्हाइट डेविल को गौतम के सामने सच बोलने से रोक दो। क्या मतलब? मतलब ये कि व्हाइट डेविल के साथ हम इन्वॉल्व थे। माहिरा ने यह कहते हुए हल्का सा इशारा अपने पास खड़े प्रोफेसर आचार्य की तरफ किया, जैसे वो बिना नाम लिए ही सब कुछ स्पष्ट कर रही हो कि वो अकेली नहीं है। ये सच गौतम के सामने नहीं आना चाहिए। पाब्लो के चेहरे पर शौक साफ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत प्रोफेसर आचार्य की तरफ देखा जो बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे पहले से पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर साहिबा ने गौतम को सब सच बता दिया तो? इसलिए तो तुम्हें भेजा जा रहा है ताकि तुम व्हाइट डेविल को सच बोलने से पहले ही खत्म कर दो। लेकिन साहिबा मेरे बॉस हैं, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, मैं उनके साथ धोखा क्यों करूं? अपनी फैमिली के लिए। मैं जानता हूं कि तुम अपनी वाइफ फैनी और बेटी रोजी से बहुत प्यार करते हो। अगर तुम्हें उनकी जिंदगी चाहिए तो तुम्हें व्हाइट डेविल को खत्म करना ही होगा। यह सुनते ही पाब्लो पूरी तरह से हिल गया। उसकी आंखों में डर और मजबूरी दोनों आ गए। उसने फिर से स्क्रीन की तरफ देखा जहां उसकी बेटी खेल रही थी, पूरी तरह मासूम और बेखबर। लेकिन अगर मैंने साहिबा को खत्म कर दिया तो गौतम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सोचो पाब्लो, एक तरफ तुम्हारी जिंदगी है, दूसरी तरफ तुम्हारी फैमिली की। किसी ना किसी की मौत तो तय है। अब ये डिसाइड तुम करोगे कि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो या अपनी फैमिली की। पाब्लो के पास कोई जवाब नहीं था। वो पूरी तरह से टूट चुका था। कुछ सेकंड्स तक उसने आंखें बंद रखी, जैसे खुद से लड़ रहा हो। लेकिन तुम्हारे पास बचने का एक चांस है। कैसे? व्हाइट डेविल के पहुंचने के थोड़ी देर बाद इंडियन आर्मी एक अननोन सोर्स की इंफॉर्मेशन से वहां पहुंच जाएगी। तब गौतम तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन याद रखना, आर्मी के आने से पहले तुम्हें व्हाइट डेविल को खत्म करना होगा। बोलो पाब्लो, क्या तुम ये करने के लिए रेडी हो? पाब्लो ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा अब सख्त हो चुका था। ठीक है, मैं ये करूंगा। पाब्लो अपनी याद से बाहर आ चुका था। उसके चेहरे पर वही भारीपन था। रॉजर उसकी तरफ देख रहा था, पूरी बात समझने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन ये माहिरा और वो नकाबपोश आदमी आखिर हैं कौन? मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी फैमिली सेफ है, बस मेरे लिए यही काफी है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। दोनों भाई अपनी अपनी सोच में डूब गए। सुबह की पहली किरण धीरे धीरे आसमान में फैल चुकी थी। मुंबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर हल्की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी और रात भर जागता हुआ शहर अब धीरे धीरे एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस नई सुबह का सुकून गौतम के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। वो अभी भी सेफ हाउस के उसी कमरे में खड़ा था जहां रात भर उसने एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं की थीं। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी नजरें अब भी तेज थीं, जैसे उसका दिमाग अभी भी हर एक चीज को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। बाहर की शांति के उलट उसके अंदर सवालों का तूफान चल रहा था, जो किसी भी तरह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की नॉक हुई और बिना ज्यादा इंतजार किए एक पुलिस ऑफिसर अंदर आया। उसकी चाल में प्रोफेशनलिज्म था और चेहरे पर सीरियसनेस थी। गौतम ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं आया, जैसे वो पहले से जानता था कि अब कुछ अपडेट्स आने वाले हैं। मिस्टर गौतम, हमने पाब्लो और रॉजर को इंटेरोगेट कर लिया है। उनके थ्रू हमें पूरा अंडरवर्ल्ड नेटवर्क ट्रेस हो चुका है। अब आप लोग सेफ हैं और आपको स्पेशल फ्लाइट से वापस जैसलमेर भेजा जाएगा। ऑफिसर की बात सुनकर गौतम कुछ सेकंड्स तक चुप खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली, जैसे वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वो सेटिस्फैक्शन नहीं आया जो नॉर्मली ऐसी खबर सुनकर आता है। ओके ऑफिसर। अब आप लोग अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। सॉरी, हमें रात भर आपको आपकी फैमिली से बात नहीं करने देना पड़ा। प्रोटोकॉल्स फॉलो करने थे। ये लीजिए, आप इस फोन से बात कर सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड ऑफिसर। ऑफिसर ने अपना फोन गौतम को दिया और बिना कुछ और कहे कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। गौतम ने कुछ सेकंड्स तक फोन को हाथ में पकड़े रखा, जैसे वो सोच रहा था कि सबसे पहले किससे बात करे। फिर बिना ज्यादा देर किए उसने नंबर डायल किया। दूसरी तरफ कॉल कनेक्ट हुई। फोन उठाने वाली आवाज अंजलि की थी। हेलो। अंजलि, अवनी कहाँ है? गौतम की आवाज सुनते ही अंजलि एकदम से चौंक गई। उसके चेहरे पर शौक और खुशी दोनों एक साथ आ गए। गौतम, तुम कहाँ हो? हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। मैं सेफ हूँ, मुंबई में हूँ, लेकिन अवनी कहाँ है? गौतम की आवाज में अब अर्जेंसी साफ सुनाई दे रही थी। तुम मुंबई में क्या कर रहे हो? हमने रात को न्यूज में देखा कि किसी अननोन आइलैंड पर अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स पकड़े गए हैं। सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग था। मैं सब बाद में बताऊंगा, पहले अवनी से बात कराओ। अंजलि कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही, फिर उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। अवनी की हालत बहुत खराब है गौतम। वो पूरी रात रोती रही। उसने हर किसी को कॉल किया, हर जगह पूछती रही कि तुम कहाँ हो। मैंने उसका फोन ले लिया था क्योंकि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। ये सुनते ही गौतम के चेहरे पर दर्द साफ उतर आया। उसकी आंखों में एक पल के लिए सॉफ्टनेस आ गई, जैसे वो खुद को दोष दे रहा था। अंजलि प्लीज अवनी से बात कराओ। अंजलि तुरंत अवनी के रूम की तरफ गई। कमरे के अंदर अवनी बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा पूरी तरह थका हुआ लग रहा था। अवनी, गौतम का कॉल है। गौतम का नाम सुनते ही अवनी एकदम से उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में एकदम से जान आ गई, जैसे किसी ने उसके अंदर फिर से उम्मीद जगा दी हो। उसने जल्दी से फोन लिया। गौतम, तुम कहाँ हो? तुम ठीक हो? प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। हर शब्द में डर, प्यार और बेचैनी साफ झलक रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अवनी, और बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। गौतम की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा सॉफ्ट हो गई थी। तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? किसी को कुछ नहीं पता था। मैंने दिव्यांका को कॉल किया, समीर को, फिरोज को। किसी को नहीं पता था कि तुम कहाँ हो। अवनी रोने लगी। उसकी आवाज टूटने लगी थी। आई एम रियली सॉरी अवनी, मुझे तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़कर जाना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट मी, अब सब ठीक है। बस जल्दी आ जाओ गौतम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तुम सेफ रहो और मेरे पास आ जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। दोनों कुछ सेकंड्स तक चुप रहे। उस खामोशी में भी उनके बीच बहुत कुछ कहा जा रहा था।
फिर धीरे धीरे गौतम ने कॉल कट कर दिया। कॉल खत्म होते ही गौतम का चेहरा फिर से सीरियस हो गया। वो कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा रहा। तभी उसके सीक्रेट फोन पर कॉल आने लगा। स्क्रीन पर नाम चमका, फिरोज। हाँ फिरोज। गौतम साहब, मैं जैसलमेर एयरपोर्ट पर हूं। जैसे ही पाब्लो और रॉजर की फ्लाइट यहां लैंड करेगी, हमारे लोग पुलिस के गेटअप में उन्हें लेकर सीधे कोडेक्स के ऑफिस ले आएंगे। गुड। ध्यान रहे, जब तक मैं पाब्लो से सच नहीं उगलवा लेता, वो पुलिस कस्टडी में नहीं जाना चाहिए। डोंट वरी गौतम साहब, सब कंट्रोल में है। गौतम ने कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे पर अब एक हल्की सी उम्मीद नजर आ रही थी, जैसे उसे लग रहा था कि अब वो सच के करीब पहुंचने वाला है। कुछ घंटों बाद गौतम, केट और इल्यूमिनेट सिनेमास का पूरा फीमेल स्टाफ मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद था। उनके साथ कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी खड़े थे, जो उन्हें सेफली प्राइवेट जेट तक एस्कॉर्ट कर रहे थे। गौतम की नजरें बार बार इधर उधर जा रही थी। उसके अंदर एक बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक क्यूरियोसिटी भी थी। वो अपने मन में बड़बड़ाया। पाब्लो और रॉजर की फ्लाइट अब तक लैंड हो चुकी होगी। बस किसी तरह फिरोज उन्हें कोडेक्स ऑफिस तक ले जाए। उसके बाद मुझे सच तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तभी उसके पास खड़े एक पुलिस ऑफिसर ने अचानक अपना फोन उठाया। उसका एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया। व्हाट? उसकी आवाज में शॉक साफ सुनाई दिया। गौतम तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। ऑफिसर, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग सेफ हैं, बट व्हाट? जिन गैंगस्टर्स को हमने अरेस्ट किया था, उन्हें एक दूसरी प्राइवेट फ्लाइट से जैसलमेर ले जाया जा रहा था, लेकिन जैसलमेर में उनकी फ्लाइट लैंड होने से पहले ही वो हवा में क्रैश हो गई। ये सुनते ही गौतम की आंखें एकदम से फैल गईं। उसके चेहरे पर शॉक साफ दिखाई दिया, जैसे किसी ने उसके हाथ से वो आखिरी धागा भी छीन लिया हो जो उसे सच तक ले जा सकता था। गौतम के लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक साफ इशारा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिर पाब्लो और रॉजर की फ्लाइट कैसे क्रैश हुई थी? क्या वो भी किसी साजिश के तहत हुआ था? क्या इस बार भी गौतम, माहिरा और प्रोफेसर आचार्य के सच से अनजान रह जाएगा?